नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। और आप जानते हैं दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए जो है आज हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन लेकर आए हैं। और क्वेश्चन भी वो होंगे जिनकी डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान का जो आज का टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा मात्रक व मापक यंत्र से। और मात्रक व मापक यंत्र जो है ये आपके कभी नहीं बदलते हैं और इनसे जो क्वेश्चन आपका अब से 2 साल 4 साल पहले पूछा गया था वो ही सेम क्वेश्चन आपसे इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा भौतिक विज्ञान से संबंधित और इसमें हो जाएंगे आपके मात्रक व मापक यंत्र। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए सिलेक्टिव लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक आपसे पूछा गया है, हर्ट्ज हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वाट हो जाएगा या फिर आपका न्यूटन हो जाएगा। शक्ति के मात्रक की बात कर रहे हैं तो शक्ति का जो मात्रक है ये आपका हो जाता है वाट। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा और इससे बाहर जो है साइंस के क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, हर बार जो है यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं साइंस में क्वेश्चन जो है नए नहीं बनते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये हो जाता है आपका भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है और या ऊर्जा संचरित की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ आप देख लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ये हो जाता है P बराबर W/T। P बराबर हम पावर की बात करेंगे और W से हम वर्क की बात करेंगे और T से हम टाइम की बात यानी समय की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ये भी आपको दे दिया जाएगा और इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा शक्ति का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, तो इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको बताना होगा कि क्या हो जाता है। और शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो आपका वाट हो जाता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा सेकंड। बल का मात्रक आपसे पूछा गया है। बल का मात्रक क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो बल का जो मात्रक है ये आपका न्यूटन हो जाता है। ठीक है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बल यानी फोर्स, इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ये भी आपको देख लेना है। और बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, इसकी जो है आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल इनके मात्रक याद रखने हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया। इन मात्रकों से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं और यूपी पीसीएस में इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। कार्य का मात्रक आपका ये जूल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। और यहाँ देख लेते हैं इससे बनने वाला जो पॉइंट हो जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उसका किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य और बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर ये हो जाता है। और कार्य जो है एक अदिश राशि हो जाती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कार्य किस तरह की राशि है, कार्य एक अदिश राशि हो जाती है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाता है और जिसे जूल कहते हैं। और जूल जो है ये ऊर्जा का भी मात्रक हो जाता है, यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जूल आपका जो आपका कार्य का मात्रक है ये आपका जूल हो जाता है और जूल जो है ये ऊर्जा का भी मात्रक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज की बात कर रहे हैं तो हर्ट्ज में आपका क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और 4 का जो करेक्ट आंसर ये आपका आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, इसकी जो है आपको डिटेल की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपसे एज इट इज उठाकर पूछ लिया जाएगा। हर्ट्ज किस में मापा जाता है या आवर्ती को नापने की इकाई क्या है वो आपकी हर्ट्ज हो जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5।
ओम मीटर का मात्रक है। ओम मीटर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसका मात्रक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5, और 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, ये आपका ओम मीटर हो जाता है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ये आपका क्या हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। और हमने आपको पहले भी बताया, ये आपके नहीं वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ दिए हुए होते हैं। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में, आर की परीक्षा में। और यहाँ बात करेंगे, इधर आपकी मात्रा हो जाती है, इधर आपके एसआई मात्रक हो जाते हैं। और यहाँ बात करेंगे लेंस की क्षमता, ये आपकी डायोप्टर में मापी जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। लेंस की क्षमता जो है ये आपकी डायोप्टर में मापी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं जो आपका दबाव होता है, दबाव आपका पास्कल में मापा जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये आपकी क्यूरी में नहीं मापी जाती है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। और ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा आपका ये जूल में मापी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ बात करते हैं जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता होता है, ये किस में मापा जाता है, तो ये आपका बैकुरल में मापा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा, ये आपका बैकुरल हो जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता आपकी बैकुरल में मापी जाती है। बाकी सब आपने देख ली हैं। और यहाँ आप समझ सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य उसकी प्रति इकाई में अपक्षय होने से होने वाले नाभिकों की संख्या से हो जाता है। और एसआई प्रणाली में आपको ये याद रखना है, एसआई प्रणाली में इसकी जो इकाई होती है वो बैकुरल होती है। ठीक है, इसको जो है बीक्यू भी कहा जाता है। और क्योरी इसका पुराना और गैर एसआई मात्रक हो जाता है। और ये जो है सी आपका ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 जो है कितनी बार आपसे पूछा गया है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे जो सभी स्टेट की परीक्षा में ये पूछा जाता है। और बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाती है ये आपको बताना है। और प्रकाश वर्ष से जो है आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। और क्वेश्चन केवल यही बनेगा, डिटेल आपको नहीं पूछी जाएगी। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई हो जाती है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाला जो पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये आपसे पूछा जा सकता है कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और 8 नंबर हमारा क्या कहता है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, हर परीक्षा में जो है आपका जो है क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन हर परीक्षा में उसको लैंग्वेज चेंज कर करके दे दिया जाता है। अब की बार दूसरी तरह से पूछा है, अगले साल दूसरे तरह से पूछेगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो बदल बदल कर क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। आंसर आपका एक ही होगा, प्रकाश वर्ष आपसे पूछा गया है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है ये होता है आपका प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, इसको जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष आपसे पूछा गया है, और प्रकाश वर्ष क्या हो जाता है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका बी हो जाता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे अलग परीक्षा में पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल जो है एक जो है क्वेश्चन प्रकाश वर्ष से आपका बनता है, और इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको देख कर जानी है। बात कर लेते हैं पारसेक की। पारसेक आपका मात्रक है, पारसेक ये किसका मात्रक हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका दूरी का हो जाता है। पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक हो जाता है, और ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इनका जो है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, माप की ऐसी कौन सी इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप 0.39 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंच प्राप्त हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं एक नैनोमीटर की। और नैनोमीटर जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नैनोमीटर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल आपसे बनता है, इसके अलावा नैनोमीटर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो नैनोमीटर का जो करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है और ये जो है आपको रट कर जाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। एम्पियर मापने की इकाई क्या हो जाती है, ये आपको बताना है। वोल्टेज हो जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी, प्रतिरोध या फिर पावर हो जाएगी। एम्पियर की बात कर रहे हैं तो एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने की इकाई आपकी एम्पियर हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ बात कर लेते हैं आपका एम्पियर से। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है और यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कितनी हो जाएगी, ये आपका 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से प्रवाहित होते हैं और दूसरे सिरे से ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो है कौन सी हो जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है और बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन में हाथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14 और 14 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है वो हो जाती है। बात कर लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं इसके बारे में। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादन की जाती है और 1 मेगावाट की बात करेंगे तो ये 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। और बात कर लेते हैं कार्य और जूल। जो आपका कार्य होता है उसको जूल में ही मापा जाता है, बल को आपका ये न्यूटन में मापा जाता है और द्रव्यमान को आपका किलोग्राम में मापा जाता है। लेकिन दाब की बात करते हैं तो दाब आपका ये डाइन में नहीं मापा जाता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। और जो आपका दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो आपका पास्कल हो जाता है। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक आपका पास्कल हो जाता है और इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। और आपसे पूछा गया था कौन सा आपका सही नहीं है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक आपका डाइन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16 और 16 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। इधर आपकी इकाई हो जाती है और इधर आपके प्रांचल हो जाते हैं। और यहाँ देख लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। वाट की बात करते हैं तो वाट जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो वाट आपका शक्ति से संबंधित हो जाता है। तो ए का आपका 4 ये करेक्ट हो जाता है। तो ए का 4 आपका किस में दिया गया है ये आपको देख लेना है। तो नोट जो आपका ये समुद्री जहाज़ों की गति के लिए मापा जाता है। ए का बी का जो है ये आपका 3 हो जाता है। और बात कर लेते हैं नॉटिकल मील की। नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालन के लिए उपयोग किया जाता है और कैलोरी को जो है आपका ऊष्मा में मापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं एक आपका 4 और एक आपका 4 जो है ये आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपसे कह सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है और जिसे वाट कहते हैं। और बात करते हैं नोट की, तो नोट जो है समुद्र जहाज की गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नौ संचालन की जो परिक्ष दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रा नापने की इकाई हो जाती है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं ये आपको बताना है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या 748 वाट। तो एक हॉर्स पावर में जो है ये आपके 746 वाट हो जाते हैं और इसको जो है हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और नोट जो है ये आपका जहाज की
चाल की माप से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉटिकल मील की बात करेंगे तो ये आपका नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी के हिसाब से ये उपयुक्त हो जाती है। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई हो जाती है। और प्रकाश वर्ष जो है ये समय को मापने की इकाई नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी को मापने की इकाई हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है करेक्ट। और 18 का जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं है ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। और एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन जो है ये कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। अब बात की गई है एक माइक्रोन की, तो एक माइक्रोन जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर की, ठीक है। एक माइक्रोन जो है ये आपको इनको प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसको प्रदर्शित करता है? 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जो है ये प्रदर्शित करता है एक माइक्रोन। और ये आपको याद रखना है, इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल की बात करते हैं तो ये जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अश्व शक्ति ये आपका शक्ति की इकाई हो जाती है। और समुद्री मील की बात करेंगे तो ये आपका नौ संचालन में दूरी की इकाई हो जाती है। और सेल्सियस की बात करेंगे तो ये आपका ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। और आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी हो जाता है, ठीक है। और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से और क्या हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। सेल्सियस ताप को मापने का यंत्र है, इसमें ताप को मापा जाता है। और ऊष्मा का मात्रक आपका कैलोरी हो जाता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए समुद्री मील की जरूरत होती है। और शक्ति का मात्रक आपका जूल सेकंड होता है और जिसे वाट कहा जाता है। और एक अश्व शक्ति जो है ये 746 के समतुल्य हो जाती है, ठीक है। और ध्वनि की प्रबलता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। और ये सारे ही जो है पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें आपसे हर बार पूछी जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी इकाई आपकी ऊष्मा की नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आर की परीक्षा में पूछा गया है। ऊष्मा की इकाई आपसे पूछी गई है कौन सी नहीं है। तो जो आपका सेंटीग्रेड होता है ये आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी, जूल और अर्ग ये आपकी ऊष्मा की इकाई हो जाती हैं, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। और यहाँ समझ लेते हैं इसके माध्यम से ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। जो आपका सेंटीग्रेड है ये आपका तापमान की इकाई है। तापमान को आपका सेंटीग्रेड में मापा जाता है। और कैलोरी, जूल एवं अर्ग ये ऊष्मा की इकाई हो जाती है। और ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तो तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22। पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या हो जाती है ये आपको बताना है। बार हो जाएगी, नॉट हो जाएगी, जूल हो जाएगी या फिर आपकी ओम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बार। पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई है ये आपकी बार हो जाती है। और यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं होता है ये आपको बताना है। जो आपका प्रतिबल है इसका भी मात्रक होता है, बल का भी होता है और ताप का भी होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। और यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है। और विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपको बताना है तेल के एक बैरल में जो है कितने जो है तेल के कितने लीटर जो है तेल होता है ये आपको बताना है। और बैरल जो है ये हर बार आपसे पूछा जाता है। और बैरल जो है आपको वैसे भी याद रख लेना चाहिए। 24 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 159 लीटर जो है एक बैरल में तेल आता है, ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं इससे बनने वाले और क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हो जाएगा, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी और अब इसे घन मीटर में मापा जाता है, ठीक है। घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में अब इसको मापा जाता है। एक बैरल की बात करते हैं तो 158.98,
ठीक है। यानी आप राउंड की बात करेंगे तो 159 जो लीटर ये हो जाता है, ठीक है। राउंड फिगर की बात करेंगे तो 159 लीटर एक बैरल में हो जाता है। और एक बैरल में जो है कितने घन मीटर होता है, ये आपका 0.15 ये हो जाता है। और गैलन की बात करेंगे तो एक बैरल में जो है 42 यूएस गैलन हो जाते हैं, ठीक है। 42 यूएस गैलन हो जाते हैं। और ये ही जो है यू के गैलन की बात करेंगे तो 34.97 ये आपके यू के गैलन हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो केवल आपका बैरल ही पूछा जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाती है ये आपको बताना है। और लंबाई की जो न्यूनतम इकाई वो आपकी फर्मी मीटर हो जाती है, ठीक है। लंबाई की ये जो सभी इकाई ये आपकी लंबाई की है, लेकिन आपसे पूछा गया है न्यूनतम इकाई, तो न्यूनतम इकाई आपकी हो जाती है फर्मी मीटर। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाता है। एक नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। और एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। और बात करते हैं अगर एक फर्मी मीटर की, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26। क्यूसेक में क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर आपका जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जल का बहाव। जल का बहाव जो है ये क्यूसेक मीटर में मापा जाता है। और यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई ये आपसे हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। ये आपकी डॉप्शन हो जाती है, ठीक है। ये जो है वनडे एग्जाम में भी काफ़ी ट्रेंड करता है क्वेश्चन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है, तो डोप्सन की बात करते हैं। ये आपको ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज करके अगले साल आपको दे दिया जाता है। इस साल कुछ और दिया जाएगा, अगले साल कुछ और दिया जाएगा। आंसर आपका एक ही रहना है। ओजोन परत के बारे में बात की गई है। अगर आपने हल्का सा भी इसके बारे में पढ़ रखा है, आप जो है फटाक से इसका आंसर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 29। और ये क्वेश्चन जो है आपसे RORU की परीक्षा में पूछा गया है और हाल ही में यानी 2021 में ही पूछा गया है। डोप्सन इकाई से निम्नलिखित से क्या मापा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और आंसर भी आपका सेम ही हो जाता है। ये हो जाता है आपका ओजोन की सांद्रता। और यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30। और 30 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। और सोनार की बात करते हैं। सोनार निम्नलिखित किसके द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर आपका नौ संचालकों द्वारा। सोनार की बात करते हैं तो सोनार आपका नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ बात करते हैं सोनार के बारे में। सोनार जो है एक साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम होता है। और इसका जो प्रयोग है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रय तरंगों का जो महासागर की गहराई में इनको भेजा जाता है। और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं और जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ये आपसे तरंगे भी पूछी जाती हैं। एक एग्जाम में ये तरंगे पूछी गई थी, सोनार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और हो सकता है इसमें भी ये क्वेश्चन आ जाए। ये जो है आपकी परासरव तरंगे होती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तरंगों से अभी आपका क्वेश्चन बनता है और सोनार से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये जो सोनार है ये क्या होता है ये हम दिखा देते हैं आपको। ये है सोनार का मैप और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जो आपका एक जहाज होता है और उसमें से जो है आप परासरव तरंगों को भेजा जाता है और उससे जो है आप डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना है। और ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड साउंड सिस्टम होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपकी रिफ्लेक्ट होती है वो हो जाती है। और यहाँ जो है ये आपकी सबसे पहले आप जो है एक जो है परासरव तरंगे भेजेंगे। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाएगी, ठीक है। और उससे जो है उसका आइडिया लग जाएगा वस्तु जो है कितनी बड़ी है और या कितनी दूरी पर ये डूबी हुई है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है सोनार, ठीक है। सोनार से ही जो है वस्तु की डूबी स्थिति का पता लगाया जाता है महासागर में।
बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था आपका तरंगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो सेम क्वेश्चन आपका ये है। सोनार जो है इसमें जो है परासर तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33। और 33 हमारा क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है, ये आपको बताना है। तो ध्वनि की तीव्रता को जो मापने वाला यंत्र है ये आपका ऑडियोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम अभी आगे आएंगे, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से आपका क्वेश्चन आ गया है, ये किसका जो है मापन किया जाता है, ये आपको बताना है। पानी के बहाव का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, या प्रकाश की तीव्रता का। एनीमोमीटर से आपका पवन वेग का पता लगाया जाता है। ठीक है, पवन वेग का मापन किया जाता है। और ये हो जाता है आपका एनीमोमीटर। कुछ इस तरह से आपका एनीमोमीटर होता है। जब हम छोटे छोटे थे उस समय ये हमने देखा था, कुछ ट्रकों के ऊपर ये लगा हुआ होता था। ठीक है, इसको जो है एनीमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये हवा के हिसाब से जो है घूमता है, और हवा का ये वेग बताता है कितनी हवा तेज चल रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है ये हमारा 35। और 35 हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। यहाँ भी आपका आंसर हो जाता है एनीमोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हर साल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं एनीमोमीटर के बारे में। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की जो माप की जाती है, और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल का जो दाब है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन भी आगे आगे आने वाला है। हाइग्रोमीटर ये आपका द्रव्य जल के घनत्व को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एनीमोमीटर ये आपका वायु की चाल से संबंधित हो जाता है। एमीटर ये आपका विद्युत धारा से संबंधित हो जाता है। और पायरोमीटर ये आपका उच्च धारा से संबंधित हो जाता है। जबकि टैकोमीटर ये दाबांतर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। पायरोमीटर से जो है क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसके मापन से संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उच्च ताप से संबंधित हो जाता है आपका पायरोमीटर। यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 38। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। अधिक उच्च ताप को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपका पायरोमीटर हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को जो है पलट कर दे दिया गया है। पहले आपसे पूछा जाता था पायरोमीटर से जो है किसको मापा जाता है, और अब आपसे पूछा जाता है तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ये हो जाता है आपका ताप विद्युत तापमापी। ठीक है, ताप को मापने की जो इकाई है वो आपकी पायरोमीटर हो जाती है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 40। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वो क्या हो जाता है, आपको बताना है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और यहाँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 41। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 41। और 41 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर को 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
और यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 43। और 43 क्या कहता है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर की बात हो रही है, ये आपका मैनोमीटर हो जाता है वायु दाब की, गैसों के दाब की, द्रव घनत्व की, या सतह पर तेल का दबाव की। 43 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका गैसों का दबाव हो जाता है। गैसों का जो दाब होता है इसकी माप जो है मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 44। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब जो है ये आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बैरोमीटर का जो उपयोग है ये आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 45। और दूध का आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का जो आपेक्षित घनत्व है ये किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका लैक्टोमीटर से। और ये भी एक आपको याद करने वाली चीज़ है, जहाँ भी आपको ये आपका लैक्टो मिल जाता है, ठीक है, लैक्टो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये हमेशा आपका दूध से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लैक्टोमीटर जो आपका दूध को मापने की इकाई हो जाती है, और लैक्टोवर्ड जहाँ भी आपको मिल जाएगा वो आपका दूध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से जो आपका हाइड्रा है ये आपका हाइड्रा जल में रहता है, और हाइड्रो से जो भी आपका वर्ड मिल जाएगा वो आपका जल से संबंधित हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर फटाक से लगा सकते हैं। और ये हो जाता है आपका लैक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लैक्टोमीटर। और यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपका लैक्टोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। बात करते हैं 47 की। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है ये आपको देख लेना है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता ये आपकी हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल से संबंधित हो जाता है। बात करते हैं 48 की। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। हवा में आर्द्रता को मापने की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हाइग्रोमीटर हो जाता है। ठीक है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं 49, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आपका वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। और 49 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 50। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ये आपको बताना है। आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता आपकी ये आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण इनमें से कौन सा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को आपसे कई बार जो है बदल बदल कर आपसे पूछा जाता है, और आंसर आपका एक ही होता है, वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से बन जाएगा, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। और हर बार जो है यूपीपी से इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 52। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल की बात हो रही है, ये कोहरे को मापने के लिए, ध्वनि को, प्रदूषित जल को, या फिर धुएं को मापने के लिए होता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरओआरयू की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। और धुएं को मापने के लिए जो है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 53। निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित है। सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्मो रेजिस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हो जाता है। और संधारित्र ये आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, केवल थर्मो रेजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हो जाता है, और ये ही आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे आरओआरयू की परीक्षा में पूछा गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 54। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची एक हो जाती है और इधर आपकी सूची दो हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो है ये आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और ए का आपका 3 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये आपका रक्त की जो है चाप मापने के लिए होता है। और कैरोटोमीटर की बात करते हैं तो सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर की बात करते हैं, लक्समीटर जो है ये आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ए का 3, और ए का 3 आपका दिया गया है, ये दिया गया आपका सी में, और बी का हो जाता है 4, और सी का हो जाता है 2, और आपका डी का 1 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55। रक्त दाब नापने के लिए यंत्र का नाम है। रक्त दाब को जो नापता है उसका यंत्र का आपको नाम बताना है, वो क्या। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। आप कह सकते हैं जो बीपी होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको मापने की इकाई जो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं आपके रक्त दाब, और रक्त दाब को ही जो है आपका बीपी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 56। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है। और प्रकाश की तीव्रता के लिए आपका लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं राडार की। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। राडार उपयोग में आता है, राडार उपयोग में कब आता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी हो जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति की जांच करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, राडार का प्रयोग कब किया जाता है। और राडार की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो राडार की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो डिटेक्शन, और ये हो जाता है आपका रैगिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है ये होता है आपका राडार। और यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 58। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सी मापी रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है। यह आपका भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 59। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, यह आपका रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को जो है कई बार आपसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। और सेल्सियस का जो उपयोग है ये आपका ताप को मापने के लिए किया जाता है। किलोवाट ये आपका विद्युत को मापने के लिए किया जाता है। और आर एच गुणांक ये आपका रक्त की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं रेक्टर। रेक्टर जो है ये आपका आर्द्रता के लिए नहीं माप प्रयोग किया जाता है। रेक्टर पैमाने की बात करते हैं तो रेक्टर पैमाने पर आपका भूकंप मापने की इकाई हो जाती है। और आर्द्रता को जो है ये आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 61। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है। ठीक है, और इनकी जो है आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें डिटेल के नाम पर कुछ होता भी नहीं है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है ये आपको बताना है, ये आपका हो जाता है सिस्मोग्राफ। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 62। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भू निम्नलिखित में से किसी यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है, सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप या सिस्मोमीटर। ऑप्शन जो है आपके काफ़ी डीप दिए गए हैं, और स्टूडेंट जो है यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका सिस्मोग्राफ हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 63। निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ये आपको बताना है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो ये आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ये आपको बताना है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। हृदय की धड़कन नहीं करेगा, वायुमंडल का दबाव भी नहीं करेगा, और इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका भूचाल। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है ये आपका भूचाल यानी भूकंप को रिकॉर्ड करता है, और ये हो जाता है वर्टिकल सिस्मोग्राफ। ठीक है, वर्टिकल सिस्मोग्राफ ये उसकी जो है इमेज हो जाती है। और यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 65। और ये जो है क्या कहता है,
सुमेलित आपको करना है। सुमेलित कीजिए, किससे जो है कौन सा सुमेलित हो जाता है। भूकंप की बात करते हैं, ये आपका सीस्मोग्राफ से संबंधित हो जाता है। ऊंचाई की बात करते हैं, ये आपका अल्टीमीटर से संबंधित हो जाता है। और विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये आपका एमीटर से संबंधित हो जाता है। और प्रतिरोध जो है ये वो आपका ओम जो है प्रतिरोध की इकाई हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप मिला सकते हैं। ए का हो जाएगा आपका 2 और ए का 2 आपका 3 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं बी का हो जाएगा 3 और बी का 3 जो है आपका सभी में दिया गया है। और सी का आपका 1, तो सी का 1 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और 65 का जो करेक्ट आंसर ये आपका 1 हो जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही इनकी सहायता से जो है आपको उत्तर का चयन करना है। ये आपकी सूची 1 हो जाती है, ये आपकी सूची 2 हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपको देख लेना है, जो आपका एनीमोमीटर होता है ये आपका वायु वेग से संबंधित हो जाता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिस्मोग्राफ की बात करते हैं, ये आपका भूकंप से संबंधित हो जाता है। बैरोमीटर की बात करते हैं, ये आपका वायुमंडल दाब से संबंधित हो जाता है। और हाइग्रोमीटर की बात करें, ये आपका आर्द्रता से संबंधित हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपका ए का 3 और ए का 3 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है और वो हो जाता है आपका डी। ठीक है, ये जो आपका करेक्ट हो जाता है, ए का आपका 3 हो जाता है और बी का आपका 1 हो जाता है और सी का आपका 2 हो जाता है और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 67 और 67 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, और ये केवल क्वेश्चन हमने इसलिए दिए हैं ताकि आपको इनकी डिटेल ना पढ़नी पड़े और डिटेल वाले जो है क्वेश्चन आपसे साइंस में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैनोमीटर है आपका दाब से संबंधित हो जाता है। कार्बोरेटर ये आपका आंतरिक दहन इंजन से संबंधित हो जाता है। ये कार्बोरेटर वो है जो आपका बाइकों में यूज़ होता है। कार्डियोग्राम की बात करते हैं, ये आपकी हृदय गति से संबंधित हो जाता है। और सिस्मोमीटर जो है ये पृष्ठतल वक्रता से संबंधित नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाता है। और ये जो सिस्मोमीटर है इसमें जो है भूकंप का मापन किया जाता है, ये आपको बता दिया गया है पहले ही। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये आपका इनकरेक्ट है, यानी जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका डी हो जाता है। ठीक है, डी आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आज का हमारा लास्ट 68 क्वेश्चन हो जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र ये आपका पॉलीग्राफ हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पॉलीग्राफ से आपका झूठ का पता लगाया जाता है। और चलिए, ये जो हमारी क्लास है ये हो जाती है आपकी मात्रक और मापक यंत्र से। और इस तरह से जो हम दो दो टॉपिक लाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और समय जो है हमारे पास बहुत कम है, और इसलिए जो है हमें साइंस की हमें पूरे टॉपिक करा देने हैं। और हम जल्दी जल्दी जो है इसी तरह से दो दो टॉपिक आपके डेली लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।